हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के उन क्वेश्चंस को जो कि पूछे गए थे फरवरी 2016 में। 61 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 क्या है देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तो उसे बहुत सारे सुरंग मिलते हैं। तो वो जो सुरंग है वो किस पर्वत में है? अरावली पर्वत में है, पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है, या विंध्याचल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसे जो भी सुरंग पार करेगा वो सारे पश्चिमी घाट के सुरंग को पार करेगा, पश्चिमी घाट के सुरंगों को पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। यानी कि जो हम मैप में देखते हैं, पृथ्वी हमारी गोल है, और जब उसे हम मैप में देखते हैं तो उस उसे हम खोल करके, यानी कि दोनों पार्ट को खोल करके, और उसे हम फ्लैट देखते हैं। लेकिन जब हम उसे मैप पे ना देखें तो पृथ्वी पूरी गोल है। तो जो हमारा देश है उसके पीछे जो देश है, यानी हम किस देश के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यहाँ पे वो प्रश्न है। तो हमारे देश यानी भारत के पीछे क्या लीबिया है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, या अलास्का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अर्जेंटीना है। हमारे देश के पीछे जो देश है वो है अर्जेंटीना, यानी हमारे देश के सापेक्ष उल्टे जो देश है वो है अर्जेंटीना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, दूसरा मच्छर तेल द्वारा मारे मर जाते हैं, तीसरा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, चौथा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। यानी कि तेल पानी के ऊपरी सतह पे होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पानी में अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मच्छरों को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपना प्रजनन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? हम लोग देखते हैं कि जो मधुमक्खियां हैं वो पूरी बस्ती में रहती है, राजा होता है, वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, रानियां होती हैं, एक साथ मिलकर के सारे जो है वो एक बस्ती बना करके रहते हैं। तो कौन सा कीट है जो कि मधुमक्खियों की भांति नहीं रहता है, यहाँ पे पूछ रहा है। क्या चींटी नहीं रहता है, दीमक नहीं रहता है, मकड़ी नहीं रहता है, या ततिया या बर्रा नहीं रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मकड़ी ऐसे बस्ती में नहीं रहता है, क्योंकि चींटी तो हम जानते हैं कि चींटी भी बस्ती बनाकर रहता है, दीमक भी मधुमक्खी की भांति ही चींटी में यानी कि एक समूह में ग्रुप में रहता है, और ततिया या बर्रा जो है वो भी एक ग्रुप बना करके रहता है। तो मकड़ी जो है उसे हम लोगों ने कभी भी एक साथ नहीं देखा है, यानी कि वो बस्ती बना करके नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मकड़ी। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे एक घर के बारे में दिया हुआ है, किस तरह का घर किस राज्य में होते हैं। तो है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। यहाँ के यानी कि एक घर का नमूना दिया हुआ है यहाँ पे, और वो पूछ रहा है कि इस तरह का घर जो है वो किस राज्य में होता है, किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम। क्योंकि असम में बहुत अक्सर बाढ़ आते रहता है, तो वहाँ के लोग बाढ़ से बचने के लिए इस तरह के घर बनाते हैं, थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ में उनका घर बह न जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम। असम में इस तरह के घर पाए जाते हैं। लोग इस तरह का ही घर असम में बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ से उनके घरों की रक्षा हो सके और उनके घर जो है वो बाढ़ में बह न जाए, इसलिए ऊंचाई पे बनाते हैं और खंभों पर बने होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है। मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, झारखंड की है या मिजोरम की है। तो ये जो भाषा है, कुड़ुक जो भाषा है वो झारखंड की है। झारखंड के साथ साथ कुड़ुक भाषा बिहार में बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है, उड़ीसा में बोला जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन में वो सब राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है वो झारखंड के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो बनाई गई है, उसमें पर्यावरण अध्ययन का इनमें से कौन सा एक थीम है। क्या सौर मंडल है, मौसम है, ऊर्जा है या भोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन। भोजन को जो है वो एक थीम रखा गया है। बाकी 5 और थीम है, कुल 6 थीम है यहाँ पे, जो कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में शामिल किया गया था। पूरे 6 थीम को शामिल किया गया था और उसमें से एक भोजन है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। पहला ऑप्शन है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तीसरा है, यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा है, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो थीम बांटा गया उससे पाठ्य योजना बनाने में और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सबसे ज्यादा सहयोगी होता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है। सबसे कम उपयुक्त कौन सा कारण है।
इन कोड वर्ड्स को हम लोगों को ध्यान देना होगा हमेशा कि सबसे कम कहाँ पूछ रहा है और सबसे सबसे ज़्यादा कहाँ पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। चौथा है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम उपयोग पूछा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। बाकी जो जो भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो उपयुक्त है, और इन सभी में सबसे कम उपयुक्त यही है कि कहानियाँ जो है वो कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। डी है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इनमें से सही विकल्पों को चुनना है कि क्या इसका आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सिर्फ परिभाषा और व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ रटकर सीखना कहलाएगा, और रटकर सीखने को यहाँ पे हतोत्साहित करना चाहिए, और बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? यहाँ पे भी हम लोगों से सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक। दूसरा ऑप्शन है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। तीसरा है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या संकेतकों का प्रयोग करना चाहिए। संकेतकों और उप संकेतकों का सूची बनाने में जो है वो रिपोर्टिंग में अधिक विस्तृत बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये सबसे कम उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पहला ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। दूसरा है न्याय के लिए सरोकार।
तीसरा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, चौथा है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप अपने आसपास के जानवर के छोटे बच्चे को देखिए और उन अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। यानी पहले वो अवलोकन करने के लिए बोल रही है, पहले देखने के लिए बोल रही है और फिर वो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है या उनके मुद्दे जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यह किस तरह से संबोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी, बंद बद अंत वाला अपसारी है। दूसरा ऑप्शन है ए, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी, बद अंत वाला अभिसारी है। जी ऑप्शन है ए, बद अंत वाला अपसारी है और बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ए है 4 ऑप्शन है ए, बद अंत वाला अभिसारी है और बी, मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो पहला ऑप्शन है कि ए किस तरह का सवाल है। ए जो है ए किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है? ए बोल रहा है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, यानी पेड़ों के हम कोई भी 5 लाभ लिख सकते हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं पेड़ के, और पेड़ के कोई भी अगर क्लास के 5 बच्चे आंसर देते हैं तो पांचों बच्चों का जो आंसर होगा वो बिल्कुल अलग हो सकता है, वो पांचों का बिल्कुल अलग होगा। और बी जो क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिलता जुलता आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ए जो है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ए जो है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी जो है वो बद्ध अंत वाला अपसारी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए जो है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत डिफ्रेंशिएटेड है और बहुत स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा वो बहुत अलग हो सकता है। सभी का जो है वो अलग है, कोई एक आंसर नहीं है उसका। लेकिन बी जो है वो बद अंत वाला अपसारी है, क्योंकि उसका आंसर जो है वो लिमिटेड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा
एक में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है या है। कक्षा एक में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बी ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी है कि किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। क्योंकि कक्षा एक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कक्षा एक में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक तो होती नहीं है, तो टीचर जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकता है उनके लिए। तो वो किस तरह से किया जा सकता है, पहला है कि मौखिक परीक्षाएं दे करके, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और तीसरा है सी कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।